नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं आप सभी का दोस्त शशिकांत वर्मा शशि फिर से आप लोग के साथ जुड़ने के प्रयास में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को बनाने का कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगभग 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के लिए इस समय आई हुई हैं। तमाम लड़के हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूरे ज़ोर शोर से इस समय तैयारी बच्चे कर रहे हैं। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी परीक्षा जो है फरवरी महीने में होने की संभावना है। Naukri.com आदि जो वेबसाइट्स हैं अच्छी वाली, वो भी बता रही फरवरी में परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन अभी डेट क्लियर नहीं है एग्ज़ाम का। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों को उपलब्ध कराएं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा देने वाले हैं, जो इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो तमाम बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा और काफ़ी बच्चे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो तमाम बच्चे बहुत ही हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर उनको जो तैयारी करना है तो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे की जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सुअवसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि इस तैयारी को और अच्छे ढंग से कैसे किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इकट्ठा किया है, तो उसको मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और मेरा ये जो प्रयास है, इस प्रयास का उद्देश्य बस यही है कि मेरे इस प्रयास से अगर किसी भी एक बच्चे को भी थोड़ी सी भी लाभ अगर उसकी तैयारी में मिलता है तो मेरा ये प्रयास जो है, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को उन बच्चों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें जो बच्चे इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, सबको पता है कि ये परीक्षा 4 विषयों पे होगी: मैथ, गणित, रीजनिंग और हिंदी और जीएस। हम सभी को पता है कि हम रीजनिंग और मैथ को प्रैक्टिस से क्रैक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। हिंदी हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको हम, मतलब कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये मेरी मातृभाषा है तो ये काफ़ी आसान होगी। ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें हिंदी पढ़ना चाहिए और पढ़ने वाले बच्चे एक अच्छा स्कोर करते हैं इस एग्ज़ाम में, हिंदी वाले विषय में। और जहाँ तक बात है जीएस की, तो मैं मुख्य रूप से जीएस के बारे में ही अपने इस वीडियो में आप सभी से बात करूँगा। देखिए, जीएस को कह सकते हैं कि ये अथाह समुद्र है। इसमें जितना ज़्यादा पढ़ लें, जितनी गहराई से पढ़ लें, कम ही लगता है। लेकिन जो बच्चे अभी फॉर्म भर चुके हैं और पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो सिलेबस को फॉलो कर रहे होंगे, तमाम अच्छी किताबें हैं बाज़ार में, तमाम अच्छी कोचिंग्स हैं जो कि बच्चों को गाइड कर रही हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संसाधन के अभाव में कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो तमाम अच्छे वीडियोज़ उपलब्ध हैं जिसका सहारा लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो चूँकि मैंने भी इस परीक्षा में वर्ष 2011 में प्रतिभाग किया था, काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर किया था, तो मैं अपने अनुभव को आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप सब कुछ पढ़िए, जितना आप सिलेबस पढ़ सकते हैं पूरा पढ़िए, लेकिन कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिसको कि हमें पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं उस खास विषयों के बारे में, खास टॉपिक्स के बारे में आपसे चर्चा करूँगा जो कि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और निसंदेह ये बच्चों के लिए सहायक होंगी। तो आइए हम इन टॉपिक्स पे एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ खास टॉपिक हैं जिस पर कि बच्चों को अपना प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए कंटेंट। जिसमें पहला विषय है हेड ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में। जैसे कह सकता हूँ कि ब्रिक्स
क्या है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित थे, हाल में कौन से देश उसमें सम्मिलित हुए हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये सारी चीज़ें, WHO का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इस टॉपिक को आप नोट कर लें कि हेड ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक बिंदु है, मतलब पहली महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, उत्तर प्रदेश की पहली, इस तरह से पहली महिला, ये एक अच्छा टॉपिक है। और स्पोर्ट्स में जो हाल में पुरस्कार वगैरह मिले हैं उस पर तैयारी करिएगा। जैसे अर्जुन पुरस्कार हाल में 2023 में किस किस क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, क्रिकेट के क्षेत्र में पहली बार किसी को दिया गया है, तो कौन है वो, इस तरह से। और आपको दिवस और सप्ताह, मतलब दिन और सप्ताह तैयार करने हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय युवा दिवस कब था, या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन पड़ता है, किस तारीख को पड़ता है। तो हम सभी को पता है कि 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो इस तरीके से अब इस पे क्वेश्चन उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक और सप्ताह याद रखने, जैसे वन जीव संरक्षण सप्ताह कब होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आविष्कार और आविष्कारकों से संबंधित। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है हमको तैयार करने हैं, आविष्कार और आविष्कारक उनके कौन रहे हैं। उसके बाद फिर बुक एंड राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किताब और किताब के लेखक के बारे में पूछा जा सकता है इस एग्ज़ाम में। और भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हम प्रिपेयर करेंगे कि जो दर्रे हैं वो कहाँ पर स्थित हैं और क्या नाम है उनका। उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे झील के बारे में, कि जैसे मीठे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वाटरफॉल्स और लेक के बारे में हम इस पर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमें नदी बांध के बारे में प्रिपेयर करना होगा, कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद 2018 में आया था, कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो 4 नदियों के नाम दिए रहेंगे। तो अगर हम नदी को अच्छे से अगर पढ़े हैं, हम नदी का अध्ययन हमने अच्छे से किया है, तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो एक कॉमन उसमें जानकारी मैं दे रहा हूँ कि पूरब की तरफ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम के साइड में बहने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे रिसर्च सेंटर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे कि अभी कोरोना के पीरियड में पहला टीका कहाँ इजाद किया गया, और इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है। उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी कर लें, ये अगला टॉपिक हो सकता है एयरपोर्ट के बारे में, कि भारत में ये एयरपोर्ट कहाँ है, वो एयरपोर्ट कहाँ है, इस तरीके से। उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में प्रिपेयर करेंगे, कि परमाणु केंद्र के बारे में पूरा प्रिपेयर करेंगे हम। उसके बाद फिर हम मंदिरों के बारे में प्रिपेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम में आया था कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आंसर है अंकोर वाट। अंकोर वाट में जो मंदिर है ये सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम प्रिपेयर करेंगे त्योहारों के बारे में। अगला टॉपिक है त्यौहार। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बिहू किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि बिहू जो है असम से संबंधित है। तो हम त्यौहार और नृत्य दोनों जो है हम प्रिपेयर करेंगे। उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि फला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, फला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो उसको हम तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम तैयार करेंगे भारत के राज्य, उनकी राजधानी।
बहुत ही सिंपल चीज़ है। लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी को पता होना चाहिए कि ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इस तरह की क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फला देश की राजधानी फला राज्य की राजधानी क्या है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन इस पर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने पहले बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं उसके बारे में हम प्रिपेयर करेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो हम सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है। उसी तरह से डूरंड रेखा है और तमाम रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, जिसको कि जो कि दो देशों की सीमाओं को विभाजित करती है, तो उन सीमा रेखा पर तैयार करेंगे। और उसके बाद हम देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में भी अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया था कि येन किस देश की मुद्रा है, इस तरह ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस एग्जाम में इससे पहले आ चुका है। तो येन किस देश की मुद्रा है, तो जब तक हमें ये नहीं पता है कि येन किस देश की मुद्रा है और उस देश की राजधानी क्या है, ठीक है, और यहाँ तक कि उस देश के प्रमुख कौन है, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, इसके बारे में भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये बस वही टॉपिक्स थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि इन टॉपिक्स से यूपी पुलिस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं और ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिस पर कि क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो बिंदु हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन जो ये बिंदु जो मैंने बताए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, इस पर भी बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करके आप अपनी तैयारी करें। और आशा है कि आप इस आगामी परीक्षा में बहुत ही अच्छा करेंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन के एक अच्छे आरक्षी के रूप में देश के कल्याण और देश की सेवा में अपना सहयोग देंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, मैं आप सभी का दोस्त शशिकांत वर्मा, शशि। धन्यवाद।